Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 5, a journey towards cultural assimilation, means संस्कृति को मिलाने की ओर एक यात्रा. So let's start the new chapter. The establishment of the Delhi Sultanate towards the beginning of the 13th century marked a new phase in the cultural development of India. The Turks brought Arabic and Persian culture with them, with intermingling with the local Indian traditions. The cultural synthesis further increased and diversified with the coming of the Mughals. The intermixing of the cultural traditions was seen in the monuments, paintings, literature, and music of medieval India. Thus, interaction of the Turks with the Indians resulted in the development of a new enriched culture. यानी कि जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुई थी तो उसमें उसकी तरफ क्या शुरुआत थी 13वीं शताब्दी यानी 13वीं शताब्दी की तरफ वो एक शुरुआत थी और एक नया जो फेस है वो संस्कृति का सुधार का वो हमें भारत में देखने के लिए मिला था. तो तुर्क जब यहाँ पर लाए थे अरबिक और पर्शियन कल्चर को अपने साथ में, तो जो कि क्या है मिक्स हो गया था लोकल इंडियन परंपरा के साथ में, और ये जो कल्चर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर उनको मुग़ल ने भी अपनाना शुरू कर दिया. तो ये क्या है संस्कृति और परंपराओं का मिक्सचर हो गया. तो देखा गया कि जो भी मॉन्यूमेंट जो पुरानी इमारतें थीं और पेंटिंग्स थी, साहित्य था या म्यूज़िक था मेडिवल इन भारत में, तो वो तुर्क और भारत दोनों का ही था. तो रिज़ल्ट ये था कि एक नया ही कल्चर का सुधार होकर वो संस्कृति में आया. बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग जो भी स्मारक बने थे उनके बारे में बताया गया है. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द 13th century marked a new phase in architecture of India. One of the first requirements of the new rulers was houses to live in and places of worship. The first mosque built by them was the Kuwaitul Islam Mosque near the Qutub Minar in Delhi. यानी कि जब दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में, तो एक नया फेस मार्क किया जो आर्किटेक्चर थे भारत में उन्होंने, और जो वहाँ की पहली मांग थी नए शासक की, तो उन्होंने क्या है जो घर रहने के लिए घर होते थे तो उनको पूजा का जगह स्थान समझा जाता था. तो जो पहला जो मस्जिद है वहाँ पर बनाया गया उनके द्वारा, कुवैतुल इस्लाम के द्वारा पहला मस्जिद बनाया गया जो कि कुतुब मीनार में बनाया गया दिल्ली के पास. इन दीज बिल्डिंग्स द दिल्ली सुल्तान्स यूज्ड आर्क एंड डोम लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन अ लार्ज स्केल. अभी जो बिल्डिंग्स थी दिल्ली सुल्तान्स की जो यूज़ की गई थी, जिसमें आर्क वगैरह यूज़ किए थे, गुंबद बनाए गए थे, वो स्ट्रक्चर इस प्रकार का तो बहुत ही बड़े पैमाने पर वैसे बनाया गया था. The construction of the ark and the dome needed no strong cement, otherwise the stones could not be held in place. So the Turks used fine quality mortars in their buildings, and new architectural style which became widespread in North India with the arrival of the Delhi Sultans. तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था, जो भी आर्क था कंस्ट्रक्शन में और जो गुंबद बनाए गए थे, वो उसमें ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा सीमेंट की. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्टोन्स वगैरह भी वहाँ पर उस प्लेन्स पर नहीं लगाए गए थे. इसीलिए तुर्क ने यूज़ किया अच्छी क्वालिटी का मोटार्स, ठीक है, बिल्डिंग्स में बनाने के लिए. और जो नए आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो भी उसमें दिया गया, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका फैलाव हुआ और जगह जगह इसकी बात हुई. और जो आने वाले सुल्तान थे हमारे दिल्ली सुल्तान, तो उनके लिए ये किया गया था. इन द स्पेयर्स ऑफ डेकोरेशन दे यूज्ड ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइंस कंबाइनिंग देम विद पैनल्स कंटेनिंग वर्सेस फ्रॉम द कुरान. They also freely borrowed Hindu motifs such as swastika, lotus, etc. They added color to their buildings by using red sandstones
Yellow sandstone or marble was used to show off the color of the red sandstones. यानी एक गोलार्ध था जिसमें डेकोरेशन की गई और उसमें ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइन भी बनाई गई, वो कंबाइनिंग पैनल्स के साथ उनको बनाया गया, जिसमें कुछ लिखा भी गया था, जैसे कि कुरान का कुछ लिखा भी गया था, कुरान से लिया गया था वो। और वहाँ पर क्या है, बहुत ही फ्रीली टाइप से जो हिंदू को मोटिफाइड किया गया था, जैसे कि वहाँ पर स्वास्तिक बनाया था, लोटस बनाया था, इस तरह की चीज़ें बनाकर वहाँ मोटिफाई किया गया था। और उसमें कलर और उनकी बिल्डिंग्स का में रेड स्टोन का यूज़ किया गया था, येलो रेड स्टोन और मार्बल, ये सब शो ऑफ के लिए वहाँ पर यूज़ किया गया था, दिखाने के लिए। साथ ही साथ रेड स्टोन का भी यूज़ किया था, रेड सैंडस्टोन का। The most magnificent building constructed in this period was the Qutub Minar. This tempering tower, originally 71.4 meter high, completed by Iltutmish, is unique in the use of red and white sandstone and marble. Its projected balconies are also a special features of the monument. यानी कि एक बहुत ही उम्दा जो बिल्डिंग थी कंस्ट्रक्ट की गई इस पीरियड में, जिसे कुतुब मीनार कहा गया था। और ये काफ़ी ऊंचाई का टावर है, ऊंचाई में बना हुआ है, 7.4 मीटर हाई ऊंचा है वो, कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। एक यूनिक बिल्डिंग थी जिसे यूज़ किया गया था रेड और वाइट सैंडस्टोन से और मार्बल से। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके दौरान में इसमें बालकनीज़ भी थी, ये बहुत स्पेशल फीचर्स था इस मॉन्यूमेंट का। अलाउद्दीन खिलजी, another Delhi Sultan, built a new capital of Siri, a few kilometers away from the site around the Qutub Minar. अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसके बाद उन्होंने दिल्ली सुल्तान ने न्यू कैपिटल बनाई सीरी की, जो कि कुछ किलोमीटर दूर थी कुतुब मीनार की साइड से। द तुगलक रूलर्स बिल्ट द ह्यूज पैलेस fortress complex called Tughlaqabad. Feroz Tughlaq built a pleasure resort in Hauz Khas, which had a huge lake around it. यानी कि जो तुगलक शासक था जिसने बहुत बड़ा एक राजमहल बनाया था, और जिस फोर्ट्रेक्स को कॉम्प्लेक्स को तुगलकाबाद कहा गया। और फ़िरोज़ तुगलक जो थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट बनाया जिसे हौस खास कहा गया, जो कि एक बहुत बड़ी लेक थी उसके चारों ओर, हौस खास के चारों ओर बहुत बड़ी लेक थी। He also built a new fort in a place which is now called the Kotla. The Lodi Sultans added a special touch to their architecture by placing their tombs in the midst of huge gardens. The Lodi Garden in New Delhi is a fine example of this style. यानी कि वह जो है उसने नया एक किला बनाया उस जगह पर जिसे कहा गया कोटला, और लोधी सुल्तान थे जिन्होंने उसमें एक स्पेशल टच दिया जो वहाँ की आर्किटेक्चर में। उसी स्थान पर उन्होंने एक टॉम्स बनाया और बीचों बीच में बहुत बड़ा सा गार्डन के बीचों बीच में, जिसे लोधी गार्डन, न्यू दिल्ली का लोधी गार्डन कहा जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा सा स्टाइल का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा खासा, जो कि न्यू दिल्ली में है। Thus, under the Delhi Sultans, an intermingling of Turkish and the local Indian art and architecture style gave rise to a unique form of architecture and building activity. यानी कि दिल्ली सुल्तान के अंदर में क्या हुआ कि एक इंटरमिंगलिंग हुई, तुर्किश और लोकल इंडियंस की आर्ट की मिक्सिंग हो गई, और जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था उन्होंने एक अलग यूनिक फॉर्म का उदय हुआ जो हमारे आर्ट के अंदर, और एक बिल्डिंग्स की एक्टिविटी को नया मौका मिला। विद द एडवेंट ऑफ द मुगल रूल there was an outburst of many sides cultural activities. In fact, the Mughal period can be called the second classical age after the Gupta age of ancient India. The Mughal period integrated the Turkish and Iranian cultural style of the Mughals with the Indian traditional. अब मुग़ल भी अपने कुछ रूल्स लेकर आए थे, एक्टिविटी कल्चरल लेके आए थे, और मुग़ल समय में क्या है उसको सेकेंड क्लासिकल एज कहा गया था।
और उसके बाद गुप्त एज आए थे, काफ़ी पुरातत्व भारत में। और मुग़ल समय में क्या है, तुर्किश और ईरानियन कल्चर का स्टाइल जो है वो मुग़ल्स के साथ में था, और इन भारत की परंपरा थी, इंडियंस की, भारतीयों की परंपरा भी रही थी। दिस लेड टू अ यूनिक कल्चरल assimilation. With the coming of the Mughals, architecture got a boost. The Mughals built magnificent forts, palaces, gates, mosques. They also laid out many beautiful gardens with the water running through them. Some of the gardens made by Mughals, such as Nishant Bagh in Kashmir, the Shalimar Bagh at Srinagar in Jammu and Kashmir, and the Pijnor Gardens in Punjab foothills exist still today. अब यहाँ पर देखा गया होगा कि सारी संस्कृतियों का जो है मिलाव है, यहाँ पर ये दिया गया है जो मुग़ल ने बनाए। काफ़ी सारे इसमें राजमहल, गेट, मकबरे, इस तरह के ब्यूटीफुल गार्डन्स बनाए, ठीक है। तो काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मुग़ल्स में निशान बाग जो कश्मीर में है, शालीमार बाग जो श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर में है, पिजनौर गार्डन जो है पंजाब में आज भी यहाँ पर स्थित है।